नाजरीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राजा निसार अहमद खान साहब। सबसे पहले आपको प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। रह साहब, कोरोना वबा के हवाले से भी बात करेंगे। और आजकल एक जो बहुत बड़ा मसला बन गया आम आवाम के लिए कि उन्हें पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। इससे कबल आपको पता है कि आटा बहरान आया, चीनी बहरान आया। ये आप बहरान जो देख रहे हैं, ये बहरान आते हैं या लाए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नूर टीवी चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं बात कर सकूँ। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि हर जी शऊर शख्स ये महसूस कर रहा है कि हम किस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। मुझे ये लगता है कि आज के हुक्मरानों ने इस बरसगीर के लोगों को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की दुनिया को पत्थर की दुनिया में ले जाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कि ये पाकिस्तान हमारा ज़री मुल्क है। जी जी। हमारी ज़री अजनास एक्सपोर्ट होना चाहिए, बजाय इसके कि हमें अपना यहाँ आटा नहीं मिल रहा है। और ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर का दारोमदार तो पंजाब पे था, लेकिन वो पंजाब जो पूरे पाकिस्तान को फीड करता था और ख़ुद कफील था अपना भी और पूरे पाकिस्तान की कफालत करता था, आज वो आटे के लिए मोहताज है। और पाकिस्तान में बसने वाले लोग, पर्टिकुलरली पंजाब में, वो आज परेशान हाल हैं। और जब आटे का ये जो बहरान जब शुरू हुआ तो ऐसे लगता नहीं था कि ये इतना गंभीर होगा, लेकिन ऐसे हालात पैदा किए गए और ऐसा माफिया इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद है कि जिन्होंने इस बहरान को ज़्यादा गहरा करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा कर दिया और पूरा हिस्सा डाला। यही सूरत हाल चीनी की बनी कि चीनी इससे पहले जो हुक्मरान थे उनको ये तो चोर कह रहे हैं, लेकिन उनके दौर में हमें 30 से 35 और 40 और मैक्सिमम 45 रुपये पर किलो मिलती रही। जी जी। आज सूरत हाल ये है कि हमें 80 रुपये किलो यूटिलिटी स्टोर में मिल रही है, जबकि ओपन मार्केट में इस वक्त भी 78 रुपये है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ने सब्सिडी दी, हुकूमत पाकिस्तान ने, वो सब्सिडी कहाँ गई और ये जो 80 रुपये बिक रही है ये पैसे किसको मिल रहे हैं? क्या ये जो यूटिलिटी कॉरपोरेशन है ये हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है? और इसका जो चेयरमैन है क्या हुकूमत का अपॉइंटी नहीं है? इसके फंड्स और इसके बजट के मामला सारे हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अवाम की जेबों पर डाका डालकर उन लोगों की जेबों में पैसे जा रहे हैं जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और ये जो आपने फरमाया पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोल की कीमत कम हुई लेकिन नायाब हो गया, लंबी कतारें। मार्केट जो दुनिया की जो आलमी सतह की मार्केट है उसके हिसाब से तो पब्लिकों को फ़ायदा ना हुआ और ना ही उतनी वो रियायत दी गई जिसके ये मुस्तहिक थे। बल्कि क्या पेट्रोल और डीजल को अलग अलग चीज़ें, एक ही क्रूड ऑयल से ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। और डीजल को तो महंगा कर दिया इन्होंने, और पेट्रोल पर जो थोड़ी बहुत रियायत दी वो ऊँट में मुंह में जीरे के बराबर है। और उसी तरह वो तो एक बराए नाम ये ऐलान कर दिया अमली तौर पर पूरे मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा कर दिया। क्या पेट्रोल पाकिस्तान में मौजूद नहीं? और एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूँ। पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं, हमारा इंपोर्टेड पेट्रोल टैंकों में मौजूद है, शिपमेंट हो चुकी हुई है। और ये जो पेट्रोल इन्होंने दुनिया से ख़रीदा है इंतहाई कम निर्खों पर ख़रीदा है। दुनिया की कम तरीन सतह पर इस वक्त दुनिया का पेट्रोल जो है ना, अमेरिका से लेके सऊदी अरब तक और ये खलीज के ममालिक से लेके दुनिया के उन ममालिक तक जहाँ जहाँ के पेट्रोल पैदावार हो रही है, वो सारे के सारे इस वक्त जो इसकी प्रोडक्शन की कीमत है वो भी वसूल नहीं कर रहे। और हमें ट्रांसपोर्टेशन के बाद जिस रेट पर मिलना चाहिए उससे दुगनी तिगनी कीमत पर तो हमें दिया जा रहा है। और हमें ये कहा जा रहा है कि हमने रियायत की है, और रियायत ये हुई है कि पेट्रोल चोरी में तो मिल जाता है। आप जैसा शरीफ आदमी, मुझ जैसा शरीफ आदमी पेट्रोल से मारूँ मैं, हमें ना पेट्रोल मिल सकता है ना खरीद सकते हैं, इसलिए कि जो चोरी में बेच रहे हैं क्या वो असल कीमत पर बेच रहे हैं? कतन ऐसी नहीं है, बल्कि वो ब्लैक में बिक रहा है। और ये जो इंतज़ामिया है और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये सारे के सारे तमाशा देख रहे हैं, और गरीब आदमी और मिडिल क्लास जो है वो लुट रही है।
अलबत्ता एलीट क्लास के लिए याशी है, इसलिए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट का वो कई गुना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और उन्होंने कोरोना का भी फ़ायदा उठाया, उन्होंने इन बहरानों का भी फ़ायदा उठाया, जिसमें चीनी माफिया आप देख लें कि कौन लोग हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं। आटा माफिया कौन है, हुकूमत में बैठे हुए हैं। और ये जो पेट्रोल माफिया, ये कौन लोग हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये समझा कि ये अवाम पर डाका डालने का साइंटिफिक तरीका है और ये अख्तियार करके अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत का ये नाकामी का मुँह बोलता सबूत है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है कि हुक्मरानों को यही हमदर्दी है, यही गरीब की बात कर रहे हैं, यही कह रहे थे कि हम समाजी इंसाफ मुहैया करेंगे। अगर इसका नाम समाजी इंसाफ है तो जुल्म किसका नाम है? रैस साहब, ये पेट्रोल उसी रात को गायब हो गया जब ये नया रेट लिस्ट जब मुकर्रर की गई, नए रेट्स दिए गए, तो ये भी कहा जा रहा है और ज़रा ये बता रहे हैं कि पेट्रोल वाफर मिकदार में ये जो मालकान है इनके पास मौजूद है, लेकिन ये खुद नहीं दे रहे। मैं आपसे अर्ज करूं कि ज़िला कोटली की मैं बात करता हूं कि उन्होंने मखसूस एजेंट रखे हुए हैं, ठीक है, उनके ज़रिए से रात की तारीकी में हर वो बंदा जिसको पेट्रोल की ज़रूरत है उसको मुहैया कर दिया जाता है। उससे क्या कीमत वसूल की जा रही है वही बता सकता है। ठीक है। अगर इंतज़ामिया को शऊर हो और ये ज़िम्मेदारी बनती है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की कि वो इनकी फिज़िकली चेकिंग करें कि इनके टैंक्स के अंदर कितना पेट्रोल मौजूद है। अगर इनको अवाम के साथ हमदर्दी हो तो ये ज़िला कोटली के हद तक मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ इसी के तमाम पेट्रोल पंप्स पर मैं गारंटी से कहता हूँ कि पेट्रोल टैंक्स में मौजूद है और रात की तारीख में दिया जा रहा है। और मैं रात को गुजरा था, गुज़श्ता रात, तो मैंने देखा कि 2-3 पेट्रोल पंप्स पे रात को गाड़ियाँ लगी हुई थी और मखसूस लोगों की गाड़ियाँ थी सही। और उनके हाथों में गैलन भी थे। इसका मतलब है ये कि सिर्फ वो गाड़ियों के लिए नहीं ले रहे थे बल्कि वो मखसूस मकासद के लिए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैक करने के लिए वो ख़रीद रहे थे। उनको जो दे रहे थे पेट्रोल पंप्स वाले, अगर आउट ऑफ द वे दे रहे तो क्या इसका मतलब ये है दिन को नहीं बेचते, रात के अंधेरे में बेचते हैं। इसका मतलब है वो कुछ फालतू पैसे कमा रहे हैं और ये इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती थी कि इनको चेक करते। लेकिन ये ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं या इनके साथ मिले हुए हैं और मिलके ये कर रहे हैं। इंतजामिया को आंखें खोल के देखना चाहिए कि अवाम लुट रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। रैस साहब, इसमें हुकूमत और इदारों का आप बहुत बड़ा फेलियर नहीं देख रहे और एक चैलेंज भी नहीं देख रहे मालकान की तरफ? मैं तो ये समझता हूँ कि जो मौजूदा जो हुकूमत है राजा फारूक हैदर खान की, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और ऐसे लोग उन्होंने इन सीटों पर बैठा दिए जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो हुकूमत की नेकनामी के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करते, बल्कि इसके उल्ट हो रहा है। सही। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? यानी कि ये सितम, ये जुल्म अवाम को कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? मुझे तो ये लगता है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो पहले तो लोग कोरोना से मारे हुए हैं, उसके बाद भूख से मारे हुए हैं और आज ये पेट्रोल के खातर लोग सड़कों पर निकलेंगे और हुकूमत के खिलाफ इतना बड़ा एहतजाज शुरू हो जाएगा और जिसको संभालना फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही लोग जो इस बहरान के ज़िम्मेदार हैं, यही लोग उस वक्त लाठियां बरसाएंगे और लोगों को गिरफ्तार करेंगे और फिर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा बदनामी का सबब बनेगा। इस सिलसिला में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। फौरी तौर पर उन्हें छापामार टीमें तश्कील देना चाहिए और तमाम आज़ाद कश्मीर में ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, सिर्फ यही नहीं हो रही, आप ये पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में कुछ मुझे कुछ और लगता है। मुझे कुछ और लगता है कि आने वाले वक्त के लिए कोई इतना बड़ा बहरान पैदा करने की एक प्लानिंग की गई है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा बहरान आएगा जिसका संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। सही। रैस साहब, ये लॉकडाउन की सिचुएशन अब हम यहाँ देख रहे हैं, दुनिया भी अब इसका सामना कर रही है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में वो कश्मीरी निहत्ते जो कि काफ़ी अरसे से जुल्म और सितम का शिकार हैं, अब दुनिया अब ये लॉकडाउन फेस कर रही है, तो क्या इससे दुनिया को एहसास हुआ है कि कश्मीरी किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे थे? मैं तो ये समझता हूँ कि 7 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया, कश्मीरी किस कर्ब और बला का वो शिकार हुए, उन पर किस कदर जुल्म और सितम हुआ। एक तो ये हमें तो सिंपली लॉकडाउन में है, आप ये देखें कि जहाँ उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, घरों से उठाया जा रहा है, औरतों की समदरी की जा रही है, मसाजिद को बंद कर दिया गया है, जो जितने मज़ारात हैं मुक़द्दस मकामात उनको उनकी बेरुमती की गई है। लेकिन बाहर निकल के कोई बंदा आवाज़ बुलंद कर सकता है
तो इस कश्मीरियों के दर्द को न पाकिस्तानी हुकूमत ने महसूस किया और न ही दुनिया के मुसलमानों ने, OIC वालों ने महसूस किया, और न ही वो यूरोप वाले जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, लंबरदार बने हुए और कहते हैं कि चैंपियन है, उन सब ने इन कश्मीरियों के इस दुखते दिल की जो आवाज़ है उसको किसी ने ना सुनना गवारा किया, कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली, जिसके नतीजा में आज ये हुआ कि पूरी दुनिया लॉकडाउन की नज़र हो गई। और मैं समझता हूँ ये कश्मीरियों की बदवा का नतीजा है। रियाज साहब, भारत का रवैया आप किस तरह का देख रहे हैं? सिक्किम में, चीन में जो है वहाँ उनकी डोलाई हुई उस फौज की, और ऊपर से कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह के भी आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी हमले का इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो भारत को आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जिस कदर पिटाई चाइना के हाथों हुई है, जी जी, और जिस तरह उसकी फौज भेड़ बकरियों की तरह भागते हुए वहाँ दुम दुमा के भागे, जी जी, और दुनिया को ये पैगाम दिया गया, ये बड़े टाइगर बने हुए थे कि कह रहे थे कि हम दुनिया का मुकाबला करेंगे, और कह रहे थे कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे, और अमेरिका से ऐसा जदीद असला वसूल करके। सही। तो अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, इनका पोल खुल गया है, और आज बुज़दिल वो भारतीय सेना जी जी, इस हालत में है कि उनका ये आलम है कि सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। जहाँ तक इस मौजूदा हुक्मरान का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा ख़तरनाक आदमी है जो इंसानी जानों के साथ खेलना इसका रोज़ अव्वल से मशगला रहा है। और इसने सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि जब ये गुजरात का वज़ीर आला था, उस ज़माने में इसने मुसलमानों को गाजर मूली की तरह कटवाया, ट्रेनें जलवाई, और इतना बड़ा जुल्म और सितम किया। तो जब भारतीय जनता ने ये देखा कि हिंदू तवा ने ये देखा कि हमारी तो सिर्फ यही मुसलमानों को कत्लो गारत करके हमारी हुक्मरानी को पक्का कर सकता है, तो उन्होंने इसको वोट दे के इस तख्त पर बैठाया। इसने इस तख्त पर बैठते ही भारत का जो स्याह चेहरा है वो सारी दुनिया को दिखा दिया। अगर अमेरिका उसको कल तक सपोर्ट करता था, आज वही ट्रंप जी जी, उसने शटअप कर दी है मोदी को, और उसे हिदायत की है कि फौरी तौर पर यह जुल्म बंद करो। मैं तो समझता हूँ कि कश्मीरी कौम की आवाज़ सुनेगी है जी जी, और हम जब अवेला करते रहे, पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी है, मुसलमान दुनिया जो है ना दरपर्दा तो शायद हमारे साथ खड़ी हो, लेकिन उनकी तरफ से हौसला शिकनी का मुझे दुख है। और मैं सबसे बड़ा गिला जो करता हूँ वो पाकिस्तानी मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्टिकुलरली, उस पर कि उन्होंने कश्मीरियों की इस आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए कतन कोई करदार अदा नहीं की। रह साहब, वफाक में जो हुकूमत खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इक़्तिदार तक पहुंची, उसने एक ऐसी कानून साजी की कि वहाँ सोशल मीडिया का गला घोंटने या उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की, और फिर आज़ाद कश्मीर में भी आपको पता होगा कि इस तरह की कानून साजी की गई है। तो यानी कि ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत जिस रवश पे चल रही है, इजहार आज़ादी राय पे पाबंदी, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे इकदाम शुरू किए तो हमने ये आवाज़ बुलंद की पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से। जी जी। और फिर उसके बाद इन्होंने जो जियो ग्रुप के सरबराह मीर शकील रहमान साहब के साथ जो जुल्म किया, जी जी, आज उन्हें 100 दिन से ज़ायद हो रहा मेरा ख्याल है। और ऐसे शख्स को कि जिसने हमेशा हुकूमत की सपोर्ट की है, हुकूमत के अच्छे कामों को सराहा है, और दुनिया में जियो की जितनी पजीराई है हमारे पाकिस्तानी किसी भी टीवी चैनल की नहीं है। अब जब उसको बंद करने के लिए कोशिश की गई तो क्या ये पाकिस्तानी हुक्मरान समझते हैं कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके दुनिया को बेवकूफ़ बना सकेंगे? कतन ऐसा नहीं है। दुनिया में जिस कदर बदनामी हुकूमत पाकिस्तान की इस टीवी चैनल्स को या मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो कोशिश की है, अगरचे वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। आप ये गौर करें कि ट्रंप जैसा आदमी अगर इस तरह का इकदाम करके वो नहीं रोक सका जो दुनिया की ताकतवर तरीन टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल करने की एक कुव्वत मौजूद है, जिन्हें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जिनके पास मौजूद है, अगर वो यूट्यूब को बंद नहीं करवा सके, वो चाइना के जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला अगर वो नहीं कर सके, और आज दुनिया में जो है सोशल मीडिया इसी का राज है, इसको रोकने के लिए कोई जितनी भी मर्जी कोशिश कर ले, ये इनकी गलतफहमी है। और ये बिल्कुल ही समझने में कासर हैं, या तो ये बजाते ही बहुत नालायक लोग हैं, आज की टेक्नोलॉजी को समझते नहीं,
और अगर समझ जाएं जी, तो फिर ये जानबूझ के ऐसी शरारत कर रहे हैं जिसकी वजह से सिर्फ इनकी बदनामी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, हमारे वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ख़ान बहुत समझदार आदमी हैं, जी जी पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो इकदाम किए बेहतर तरीके से किए, जिसमें आज़ाद कश्मीर में ये 13वीं आइनी तरमीम करके कश्मीर कौंसल जैसे उस सफ़ेद हाथी से जान चढ़ाई, कश्मीरियों की फंड्स आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुंतकिल किए। और ये कोरोना के पीरियड में जो उन्होंने इकदाम किए काबिल सताइश हैं कि सबसे पहले लॉकडाउन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज हमारे आज़ाद कश्मीर के खिता में जितना कोरोना की बीमारी को कंट्रोल किया गया है, दुनिया के जदीद तरीन इंतजाम रखने वाले मुल्क वो भी कंट्रोल ना कर सके। इसमें मैं तो अवाम को ये सारा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने सोशल स्टेटस को बरकरार रखा, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखा, जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल थे उनको मद्देनज़र रखा, मास्क का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, सैनिटाइज़र का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि मसाजिद में रमज़ान के दौरान जो मुज़ाहरा देखा गया आज़ाद कश्मीर के अंदर, इस डिसिप्लिन की कहीं मिसाल नहीं मिलती, जिसके लिए गर्चे इंतज़ामिया भी उसने भी बहुत तामन किया, लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो है वो उलमा का है, वो जो हमारे मसाजिद के ख़तीब हैं उनका है कि उन्होंने लोगों को एक अवेयरनेस दी और पब्लिक ने उस पर बाकायदा अमल किया। और मैं समझता हूँ कि ये दीनदार तबका जो है ये आज़ाद कश्मीर में बाइस रहमत है। ये डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर हैं और मसीह हैं कश्मीरियों के, कि जिन्होंने कोरोना को रोकने के लिए अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। एक बात कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी तजारती सरगर्मियाँ हैं ये 3 माह से रुकी हुई हैं। आज भी जो सूरत हाल है वो इंतहाई तकलीफ दे है, ताजर तबका इंतहाई मुश्किल में है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहीं स्मार्ट लोन, कहीं किसी और तरह से ताजरों को लोन दे के उनको किसी न किसी तरह रिलीफ देने की कोशिश की है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये चाहिए कि जितने शेड्यूल बैंक हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको पाबंद करे और गवर्नर स्टेट बैंक से बराह रास्त हमारे वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी फाइनेंस और वज़ीर ख़जाना मीटिंग करके उन्हें यह हदायत जारी करवाएं कि जिस तरह पाकिस्तान में ताजरों को कम निरखों पर, कम शरह पर और आसान शराइत पर कर्जा दिया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर के छोटे ताजरों को, नौजवानों को और ऐसे लोग जो तजारत करना चाहते हैं और जो वो ज़मींदार जिनकी काश्तकारी जिनका ज़रिया है और उनको इस वक्त खाद, बीज और दीगर लवाजमात ज़िंदगी की ज़रूरत है ताकि वो ज़मींदारी कर सकें और ज़मीनों को कम अज़ कम आबाद कर सकें। हमारा अगर आज़ाद कश्मीर का एग्रीकल्चर और आर्टिकल्चर की अगर हौसला अफजाई की जाए और साइंटिफिक बुनियादों पर इसको तरक्की दी जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर अपने इस कम अज़ कम अजनास के मामले में और फ्रूट के मामले में ख़ुद कफ़ील हो सकता है। तो ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करना चाहिए और जो एडवांस टेक्नोलॉजी जानने वाले ज़मींदार हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और हमारे जो आला ब्यूरोक्रेसी है जिनमें अच्छे जानने वाले लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उन लोगों से फ़ायदा उठाना चाहिए और आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर को तरक्की देकर आज़ाद कश्मीर को ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ करना चाहिए। जहाँ ये हिफ़्ज़ान सेहत के लिए, जहाँ दीगर लवाजमात ज़िंदगी के लिए, साफ़ पानी के लिए जहाँ इक़दाम कर रहे हैं और दीगर जो ज़रूरियात मुहैया करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर चाहती है कि लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद किया जाए, वहाँ ये बुनियादी ज़रूरत जो है वो हमारे वो आर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ही एक मेन किरदार अदा कर सकते हैं। रैसा प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर राजा निसार अहमद ख़ान साहब। इन्हें आज हमने ज़हमत दी, मुख्तलिफ मौजू पे आपने इनकी बातें सुनी भी, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इनको ज़हमत देते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से मैं दीजिए इजाज़त इस तवक्कुर और उम्मीद के साथ कि आप अपनी कीमती आरा के बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।